हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर है आज हम प्राचीन भारत के सीरीज के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल हम उस काल को कहते हैं जब मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है और मगध पर नए वंशों का शासन शुरू होता है। यानी मौर्य के बाद का जो पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको जो हम पढ़ते हैं उसको हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि हम जो वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं वो सही है या नहीं, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं और आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 187 ईसा पूर्व के आसपास मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। और तब से लेकर के 240 एडी यानी 240 ईस्वी तक भारत की राजनीतिक एकता जो रहती है वो कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, और मगध का क्षेत्र भी बहुत ही सिकुड़ जाता है। और इस दौरान भारत पर कई शासक हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मगध के बारे में अगर बात करते हैं तो मौर्य वंश की समाप्ति पर मगध पर ब्राह्मण वंशों का जो है, ब्राह्मण साम्राज्य का जो है शासन शुरू हो जाता है। और ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग, कर्ण, सातवाहन और वाकाटक, ये चार प्रमुख वंश होता है जो शासन करता है। ठीक है। इसके साथ ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो उस समय मगध या मौर्य वंश के अंतर्गत आता था, उस पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है और कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मगध पर मौर्य वंश का शासन समाप्त होता है और नए वंश जो शासन पर कब्जा करता है या शासन करना शुरू करता है, उसको हम लोग ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ब्राह्मण वंश के अंतर्गत चार प्रमुख वंश होते हैं जो भारत पर शासन करते हैं। जिसमें पहला शुंग होता है, उसके बाद कण्व, उसके बाद सातवाहन और उसके बाद वकाटक। तो सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में जानते हैं। तो शुंग वंश का शासन जो है वो एक ईसा पूर्व 189 में पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की शासन की स्थापना की, एवं ईसा पूर्व 149 में मरने से पूर्व 36 वर्षों तक शासन किया। यानी कि मगध पर शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था ईसा पूर्व 189 में, और उनकी मृत्यु होती है 149 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार से वो 36 वर्षों तक शासन करता है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक वेदरथ का सेनापति था तथा उसने उसकी हत्या कर शासन पर कब्जा किया। एक्चुअली में पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो मौर्य वंश का जब शासन चल रहा होता है, और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वेदरथ, उसका सेनापति होता है। और जब वो देखता है कि राजा की शक्ति कमजोर हो गई है, राजा दुर्बल है, तो वो सैन्य विद्रोह के द्वारा वेदरथ की हत्या कर देता है और सत्ता हथिया लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण वंश के थे, ब्राह्मण जाति के थे। और उसके बारे में जो स्रोत है वो कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। और उसमें लिखा गया है कि पुष्यमित्र सिंह जो थे वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इसके अलावा इतिहासकार तारानाथ तथा पाणिनि ने भी अपने पुस्तकों में पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। तो इन सब स्रोतों से हमें मालूम चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। इसके अलावा जब ये मगध
पर शासन शुरू करता है तो ये अवंती पर कब्जा करना चाहता रहता है, अवंती को जीत करके। हालांकि एक समय में जब मौर्य वंश का शासन चल रहा होता है और चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा होता है, तो अवंती को जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया रहता है। लेकिन जैसे ही शासक कमजोर होता है तो अवंती जो है फिर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवंती का उदय होता है और पुष्यमित्र शुंग अवंती पर कब्जा करना चाह रहा होता है। लेकिन चूंकि पाटलिपुत्रा से दूरी होने के कारण उसे उस पर कब्जा करने में कठिनाई होती है, जिसके चलते ये क्या करता है कि मगध की राजधानी जो है वो पटना से हटा करके, पाटलिपुत्रा से हटा करके विदिशा लेके चला जाता है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पहला जब उसने सत्ता हत्या आई थी तब, और दूसरा जो मृत्यु से कुछ समय पहले यानी कि अपने अंतिम दिनों में आयोजन करवाया। इसके अलावा देखिए, अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उस घोड़े को पकड़ लेता था उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है था। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और घोड़ा को छोड़ा था, तो यवनों द्वारा उस घोड़ा को पकड़ लिया गया था, जिसके वजह से पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना और यूनानियों के बीच युद्ध होता है और जिसमें यूनानियों की हार होती है। इसके साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के तहत विदर्भ को वहां के शासक यज्ञसेन को हरा करके ब्राह्मण साम्राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के समय में कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। उसमें बताया गया है कि विदर्भ की जो राजकुमारी होती है मालविका, और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र होता है अग्निमित्र, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध होता है। और विदर्भ पर जो ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र सिंह की जीत होती है, इसकी जानकारी भी मालविका अग्निमित्रम से ही हमें मिलती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य दिव्य दान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। लेकिन अगर हम देखिए, उससे पहले जब मौर्य वंश का भारत में शासन चल रहा होता है तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से होता है और यहाँ बौद्ध धर्म जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है और शासन करना शुरू करता है तो ये बौद्धों पर काफी अत्याचार करने लगता है। ठीक है, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। इसके अलावा शुंग काल में भगवत संप्रदाय का पुनरुत्थान हुआ, यानी भगवत मत को जो मानने वाले लोग थे उनका उत्थान हुआ। और इस काल में हिंदुओं के प्रमुख देवता जो है वो वासुदेव कृष्ण के रूप में कृष्ण को महत्व दिया जाने लगा। जैसे हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था कि उस समय में हिंदू धर्मों में इंद्र प्रजापति आदि देवताओं की प्रधानता थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में प्रमुख देवता के रूप में कृष्ण का स्थान, कृष्ण ने उन देवताओं का स्थान ले लिया। इस काल में ब्राह्मण धर्म भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध था और इस समय में जो ब्राह्मण धर्म जिसको हम लोग कहते हैं वो भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और इसी काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका ग्रंथ महाभाष्य लिखी। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के राज्य कवि भी थे और इन्होंने ही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा था, तब जब पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा होता है। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उसमें हमने वैदिक काल में बड़े डिटेल में बताया है सारे ग्रंथों के बारे में। तो वैदिक ग्रंथों में एक ग्रंथ होता है मनुस्मृति। इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, बड़ी चर्चा रहती है मनुस्मृति की। तो इसकी रचना जो है वो भी इसी समय में हुआ था, शुंग काल के, जब शुंग वंश का शासन चल रहा था उसी समय में हुआ। अगर हम शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो उनका नाम देवभूति था और इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में उसके ही ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी तथा इसी के साथ इस वंश का शासन समाप्त हो जाता है। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो होता है देवभूति, जिसकी हत्या उसी का मंत्री वासुदेव के द्वारा कर दिया जाता है और शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है तथा मगध पर दूसरे वंश के, यानी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण वंश ही होता है लेकिन वो उसका नाम अलग होता है, उसकी शासन शुरू हो जाती है। तो शुंग वंश के बाद मगध पर जो वंश का शासन शुरू होता है उसे हम लोग कण्व वंश के नाम से जानते हैं और कण्व वंश की स्थापना जो है वो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किया था। अगर इस वंश के शासन के समय को देखो तो ये केवल 45 वर्षों तक रहा था और इस दौरान इस वंश के 4 शासक हुए थे। अगर हम इस वंश के तीसरे शासक का नाम की बात करें तो उनका नाम नारायण कंव था और वो एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था। इसके इस कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही रह गया था। नारायण कंव के समय आते आते हुआ था कि मगध साम्राज्य जो एक समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के मैसूर तक और अरब सागर से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था, वो सिकुड़ करके सिर्फ बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है नारायण कंव ये बहुत ही अयोग्य शासक होता है और बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाने में असफल रहता है। परंतु कण्व वंश ने जब धार्मिक धर्म की बात करें तो इन्होंने भी ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया था। देखिए वैदिक काल के बाद भारत में क्या हुआ था कि ब्राह्मण धर्म की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके बाद का जो महाजनपद के काल में जिन जिन राजाओं का उदय हुआ था और जिन जिन शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ था उन्होंने बौद्ध धर्म, उसमें से अधिकतर राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिस वजह से क्या हुआ था कि ब्राह्मण धर्म की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। लेकिन शुंग वंश कण्व वंश के शासन शुरू होने पर फिर से ब्राह्मण धर्मों का जो है पुनरुत्थान होना शुरू हो गया था और इसमें कण्व वंश का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति शिमुक ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया। दोस्तों कण्व वंश का अंतिम शासक जो होता है वो सुशर्मा, जिसकी हत्या उसी के सेनापति शिमुक के द्वारा कर दिया जाता है और इस तरह से कण्व वंश के का जो शासन होता है वो समाप्त हो जाता है और फिर एक नए वंश का शासन शुरू होता है, जिसको हम लोग सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो यह दक्कन में महाराष्ट्र यानी दक्कन का जो क्षेत्र था, जिसमें महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों को मिला करके 27 ईसा पूर्व में शिमुक ने सातवाहन वंश के शासन की स्थापना की थी। यह राज्य अत्यंत शक्तिशाली था तथा इसे आंध्र भी कहा जाता था। सातवाहन वंश जो था मौर्य के बाद
जो भारतीय राजा शासन किया उसमें सबसे शक्तिशाली उस समय तक माना जाता है जब तक गुप्त साम्राज्य का उत्थान नहीं होता, तब तक ये या कनिष्क कुषाण का आक्रमण भारत पर नहीं होता है। तो उससे पहले इस बीच का जो शासक, जितने भी शासक होते हैं उसमें सातवाहन शासक जो होते हैं उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। सातवाहन वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले में थी। अगर सातवाहन वंश की राजधानी की बात करें तो वो प्रतिष्ठान थी, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को मिला करके पड़ता था। इस वंश के अगर हम प्रमुख शासक की बात करें तो इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी एवं यज्ञ श्री सतकर्णी आदि का नाम आता है। इसके अलावा सातवाहन समाज के बारे में कहा जाता है कि यह एक मातृशतात्मक था। हालांकि राजा पुरुष ही होता था, लेकिन फिर भी इन राजाओं को अगर नाम को देखें तो हर राजाओं के नाम से पहले उसके माँ का नाम का इस्तेमाल होता था। इस वजह से कहा जाता है कि सातवाहन शासक व्यवस्था जो थी वो मातृशतात्मक थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने शासन के 24वें वर्ष में ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। ये सातवाहन वंश का जो शासक होता है गौतमी सतकर्णी, जब वह 24 वर्ष शासन को पूरा कर लेता है तो वह ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा की शुरुआत जो है वो सातवाहनों के द्वारा ही किया गया था। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार हाल एवं गुनाढ इसी काल में थे। दो प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था हाल और गुनाढ, और ये सातवाहन वंश के शासन के काल में ही सातवाहन शासन के समकालीन थे। हाल ने गाथा सप्तक या गाथा सप्तशती एवं गुनाढ ने बृहत बृहत कथा जैसे ग्रंथों की रचना की। ये जो दो इतिहासकार थे हाल एवं गुनाढ, इन दोनों ने एक एक पुस्तकें लिखी है जिसका नाम गाथा सप्तक और बृहत कथा है। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, तांबा एवं टीन के सिक्के चलाए। इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य में भी योगदान दिया था। कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास कला के क्षेत्र में सातवाहनों के उल्लेखनीय योगदान है। यानी कि सातवाहनों ने कला और स्थापत्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसके अंतर्गत इन्होंने कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला इत्यादि के विकास के रूप में हम देख सकते हैं। सातवाहनों के बाद मगध पर जिस वंश का शासन शुरू होता है उसको हम लोग वाकाटक वंश कहते हैं। सातवाहनों के पतन एवं 6ठी शताब्दी के मध्य में चालुक्यों के उदय होने तक दक्कन में वाकाटक ही मुख्य शक्ति थे। यानी कि सातवाहनों की समाप्ति के बाद और 6ठी शताब्दी के मध्य में चालुक्य के उदय होने से पहले तक अगर दक्कन के क्षेत्र के प्रमुख शासक की बात करें तो वो वाकाटक वंश ही था। वाकाटक शक्ति के संस्थापक विंध्य शक्ति के पूर्वजों एवं उनके उद्गम स्थान के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी वाकाटक वंश की जो स्थापना जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम विंध्य शक्ति थी, परंतु उनकी शक्ति का उद्भव या उनके पूर्वजों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहीं कहीं उनके बारे में जानकारी मिलती है, परंतु उनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, और एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। परंतु हमने समझाने के लिए इसे भी पढ़ाना जरूरी समझा, और मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास किया है।
पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन ने अश्वमेध यज्ञ किया एवं उसके कार्यकाल में वाकाटक साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। कुछ पुराणों में जानकारी मिलती है कि वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का जो पुत्र था, इनका नाम प्रवन सेन था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था और इनके साम्राज्य का विस्तार जो है वो बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद तक विस्तृत था। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर के हैदराबाद तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाकाटक शासक साहित्य एवं कला के प्रेमी थे और प्रवर सेन ने एक प्रसिद्ध कीर्ति सेतुबंध की रचना की थी। यानी कि वाकाटक वंश के राजा जो होते थे उन्हें साहित्य में भी काफी रुचि थी और जिसके प्रमाण के तौर पर हम प्रवर सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक सेतुबंध की रचना से समझ सकते हैं। क्या दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई सुधार की आवश्यकता आप लोगों को महसूस होती है तो आप हमें कमेंट में प्रतिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। हम आपके सुझावों को जरूर सम्मान देंगे और अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।